ओके जी। तो जी, मैरी क्रिसमस। हेलो। 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 हाँ गालिब, कैसे हो यार? हाँ हाँ अच्छा यार, ये जो अभी बात कर रही थी ना, मेरे ख्याल में इंडिया की थी। तो इसकी हाँ। तो काफ़ी काफ़ी सारे बात जो थे वो बहुत अच्छे थे, मुझे पसंद आ गए। और बाकी कुछ ऐसे बात है जिसमें मुझे ना काफ़ी बायसनेस भी नज़र आ गया। तो खैर, अच्छा। वो तो होता है, कोई बंदा जो है ना परफेक्ट बात नहीं कर सकता है। हाँ हाँ। तो अच्छा। वो मेरे ख्याल में ब्रीस्ट फीडिंग के बारे में मुझे ये लगता है यार कि अरबिक कल्चर में अगर आप अनबायस्ड होके सोचो ना, तो मुझे लगता है दूसरे मुस्लिम्स में भी ये उस टाइम इसको सेक्सुअल नहीं समझा जाता था। आप समझ रहे हैं ना? मतलब इस ब्रीस्ट फीडिंग को, या फिर आई मीन वो उस इसको ज़्यादा सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेते थे। तो जाहिर सी बात है, हुआ होगा, ब्रीस्ट फीडिंग भी कराया होगा, लेकिन इन्होंने इस पर्सपेक्टिव से नहीं किया होगा। जहाँ तक मुझे फिका पता है ना, वो ये है कि आपने रजात का रिश्ता कायम करने के लिए शर्त हम्म। ये नहीं है कि जाके किसी औरत के निपल साफ कर ले बंदा, नहीं। हम्म। शर्त ये है कि दूध पिया हो। और दूध भी ऐसे रजात का मसला भी तब तक कायम नहीं होता कि एक बच्चे को एक औरत ने सिर्फ एक वक्त में किसी दिन एक दफा दूध पिलाया था तो जी वो अब उसका रजाई बेटा या उसके बच्चे रजाई बहन भाई बन गए, नहीं। रिपीटेडली ये काम होना चाहिए। और दूध होना चाहिए, दूध के बगैर ये नहीं होता। अब मुझे ये भी जो मसला है ना, ये वाला भी हम्म। कि वो अपनी बहनों के पास भेज दिया करती थी कि दूध पिला लो उनको और फिर वो महरम बन जाते थे, ये भी हदीस का जारी बात है कि वो है, इशू है जरूर बीच में। हाँ, वो जो आप कह रहे हैं कि इसको सेक्सुअली नहीं देखना चाहिए, डेफिनेटली। अब वो हाँ, अभी बात तो मूवमेंट भी चल रहा है ना, हमें इतराज इस मॉडर्न बात टाइम पे नहीं में है। जो है ना। हमें जी। इतराज इस बात पे नहीं है कि वो एक सेक्सुअल बात थी, नहीं। हमें इतराज इस बात पे है कि वो एक अरबों का इस तरह का कस्टम जो है वो आज पूरी दुनिया पे अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आज की दौर में एक सेक्सुअल थिंग समझी जा सकती है। ठीक है। जी जी। तो मसला ये है कि मुझे तो पहले ये बताएं कि दूध पीने से क्या वाकई किसी कोई औरत किसी बच्चे की मां बन जाती है या किसी मर्द की मां बन जाती है? ये नहीं बात बन अपने सकता। आप में absurd है ना। ठीक हम्म। है। ये बात तो अपने आप में ही absurd है ना। अब मुझे बताएं ना, इधर इधर तो मतलब अब मैं आपको कहूंगा तो कई कई लोगों ने इस किस्म के पॉर्न भी देखे होंगे। ठीक है। तो फिर बताएं, वो क्या, वो जो पॉर्न में जो तमाशे हो रहे होते हैं, फिर वो क्या मां बन जाएगी इस तरह की? मतलब अजीब बातें हैं ना, हम्म। ये इस तरह नहीं होता कोई भी। ये बात ये है कि पहली बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्टूपिडिटी है, इस तरह रिश्ते नहीं बनते। कोई हाँ बच्चे ये को अगर किसी की माँ ने किसी बच्चे को बहन दूध पिलाया है तो वो बच्चा अब उनका बहन भाई नहीं बन जाता। इतने एग्जैक्टली वो तो। ये बात नहीं है। हाँ, अभी ये हमारी सोसाइटी में भी है ना कि मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि मतलब वो आपने अभी कहा ना कि रिपीटेडली अगर ये हुआ हो तो वो हाँ तो मैं मतलब मिसाल के तौर पर मैं अपने गांव में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि फॉर एग्जांपल दो दो औरतों का बच्चा हुआ था, नया नया ना। तो हाँ एक एक औरत ने दूसरे औरत के बच्चे को अपना दूध पिलाया, हाँ लाइक उसका भी बच्चा हुआ था। तो वो एक ही दफ़ा उसने किया था, बट उसके बाद फिर वो जो लड़की जो बच्चे थे ना, वो उसको हमेशा के लिए अपनी माँ समझती है। हाँ तो हाँ ये, हाँ। हाँ, ये वाकई में ये अरब अरब जो कल्चर था, तो ये सारा अभी हमारे उधर भी आ गया है, और पूरे जहाँ पे मुसलमान रहते हैं ना, वो ये समझते हैं। तो बेसिकली अ, तो इससे कुछ भी नहीं होता ना। ये कोई बात है क्या? क्यों, कौन सा रिश्ता बन गया मतलब? मुझे बताएं, कोई बायोलॉजिकल रीजन है इसको रिजेक्ट करने, इसको एक्सेप्ट करने के रिश्ते को? कोई रीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक ठीक हम्म। है, एक कस्टम था। अब उस कस्टम को अगर ये कहें कि उसे मानो, मतलब दैट इज स्टूपिडिटी। अटमोस्ट स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी। हाँ ये अभी मैंने बात करनी है उस पे ना, हमारे जो पाकिस्तानी सोसाइटी में है, कि पहले जो ये एक्सट्रीमिज़म था ना, तो ये मतलब ज़्यादातर मेन स्ट्रीम जो बड़े शहर हैं, या फिर जहाँ पे अर्बन एरियाज़ है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं थे ना। जैसे कि मतलब केपीके एरिया में ज़्यादा थी, या बलूचिस्तान में ज़्यादा थी, ठीक है, छोटे जगहों पे। तो आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि जो है ना मॉडर्न अर्बन एरियाज़ में और बड़े शहरों में ये ज़्यादा हुआ जा रहा है। अभी अभी आपने गौर किया ये जो मौलाना तारिक जमील और खादिम रिजवी, हम्म। अ, इसमें मतलब ये एथनिक स्पेसिफिक कुछ ज़्यादा हो गया है, कि मतलब इसमें जो पंजाब के या फिर कराची के या सिंध के, इसके लोग ज़्यादा है इस मोमेंट में। आपको ऐसा लगता है? उसके फ्यूनरल में भी जो आए थे ना, वो ज़्यादातर मतलब पंजाब के थे, या फिर
KPK उसके उधर के थे, सिंध और कराची वगैरह के। और सरप्राइजिंगली जो ये पश्तून होते हैं या बलोची, ये ज़्यादातर रिलीजियस इनमें ज़्यादा होता है ना सेंटिमेंट, तो ये उसमें मुझे कहीं नहीं दिखते हैं उसमें मूवमेंट में। और ये ब्लेस्मी वाले मूवमेंट में भी एक मिसाल खान के अलावा जो है ना ज़्यादा कोई इंसिडेंट्स वहाँ पे नहीं होते। नहीं, मगर अभी पेशावर में KPK में पिछले 2 माह के हाँ दौरान ही 2 वाक़यात नहीं हो चुके? हाँ, वो हो गए हैं, इंडीड एक हो गए एक हैं। वो जो डॉक्टर मार दिया, जो है जो अ, हाँ, वो वो जो एक एक तो कादियानी अमेरिकन को सिटीजन मारा को था मार ना। दिया, वो लड़का पठान ही है जिसने मारा। लेकिन गालिब भाई, ये इस मूवमेंट का जो एक लीडरशिप है ना, आप आपके लिए लीडरशिप हाँ, के लिए वो ना, या फिर लीडरशिप इसका तो जो सारी बात है ग्रुप है। पंजाबियों के पास, मगर नहीं, मैं आपको बताऊं ना, ये सबसे पहले ब्लास्फेमी के इल्जामात और पर्चे और आगा पीछे सब कुछ होना शुरू हुआ कि हम्म, बेसिकली पंजाब में ही हुआ है। सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये एरियाज में दुनिया पाकिस्तान के आधे से ज्यादा ब्लास्फेमी केसेस इन एरियाज में रजिस्टर हुए हैं आज तक। तो ये रीजन आपको क्या लगता है, ये मतलब डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि ये एक्सट्रीमिज्म KPK में ज़्यादा है या बलूचिस्तान में ज़्यादा है, तो ये पंजाब में क्यों हो रहा है ये ज़्यादा? पंजाब में असल में क्रिश्चियन के लिए नफरत बहुत ज्यादा है। और एक पंजाब एक में शायद। ब्लास्फेमी के जितने इल्जाम लगते हैं वो क्रिश्चियंस के अगेंस्ट ही लगते हैं। और हाँ। रीजन उसकी जो है ना, आमतौर पे वो नफरत, फिर वो जो पीछे से कास्ट सिस्टम वाली नफरत है, चूड़ा समझने वाली वो, और फिर हम्म, इस्लामी सुपीरियरिटी का सेंस जब मिलती है तो फिर क्रिश्चियन के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगता है। मोस्टली क्या होता है, आमतौर पे यही होता है कि किसी बच्चे ने कोई भी इस्लामियात की कॉपी किसी क्रिश्चियन ने जला दी जिसको पढ़ना भी नहीं आता था, अरबी के कोई लफ्ज जला दिया किसी ने, कुरान का इल्जाम लग जाता है उसके ऊपर, ठीक है। या फिर आसिया बीबी की तरह किसी ने घड़े से पानी पी लिया उसी से जिससे वो पी रही थी, तो उन्होंने उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया। बेसिकली रीजन हमेशा वो जो एक नफरत है कि जी ये चूड़ों से नफरत, और उसकी वो बुनियाद बना के और वो होती है हमेशा इन द एंड। तो असल में मैं समझता हूँ कि पंजाब में क्रिश्चियंस के लिए खासी नफरत पाई जाती है। मगर अब हम्म, KPK में भी वाकयात हो रहे हैं। पिछले दिनों वो एक क्रिश्चियन आदमी था जिसके साथ, तो वो फैल रहा खैर है ना। हाँ, वो जिसके एनस के अंदर उसने मिर्चें डाल दी थी, ठीक है। वो अच्छा खासा कोई 60 साल का आदमी था जिसके साथ ये काम उन्होंने किया। तो वो ये भी जिसने प्रॉपर्टी खरीदा था, उस बंदे की बात कर रहा हूँ, एक नहीं, बंदे ने जमीन खरीदी थी। उसने कोई कर्जा नहीं दिया हुआ था वापस उसका, उसने इस काम पे माइनॉरिटी। किया। हाँ, तो ये काम अब हो रहा है ज्यादा और ये बढ़ रहा है। हाँ, मगर मैं समझता हूँ कि ब्लास्फेमी इशू मेन स्ट्रीम जो हुआ है ना, वो बेसिकली आसिया बीबी के केस से हुआ है, सलमान तासीर की डेथ से, और उसमें ये खादम हुसैन रिजवी ही इन्वॉल्व है असल में मेन स्ट्रीम जी। करने में। लोगों को एक पता ही नहीं एक था कि ब्लास्फेमी लॉ है भी है पाकिस्तान में, हम्म, पता ही नहीं था लोगों को एक कि ब्लास्फेमी लॉ है पाकिस्तान में। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ ना, एक दूसरा ये कि मेरे ख्याल में ये जो कादियानिज्म या अहमदी जो कहते हैं ना, इनका ओरिजिन भी मेरे ख्याल में पंजाब में हुआ था ना। ये जो कादियानियों का जो लीडर है वो मेरे ख्याल में पंजाब का था या इंडिया का था या कहाँ हम्म, का था, मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन एक रीज़न वो भी हो सकता है क्योंकि कादियानी पंजाब में ज़्यादा है ना। हाँ, तो बिल्कुल। हाँ, एग्जैक्ट, एक वो ये वो रीज़न। वो एक सेपरेट इशू है। हम्म। वो एक सेपरेट इशू है, ये एक सेपरेट इशू है, क्योंकि क्रिश्चियंस के साथ जो होता है इशू वो और है। कादियानियों के साथ, कादियानियों के लिए आपको पता है लॉ भी अलग है, 298 जो है वो उनको डील करती है, ठीक है। हाँ, जो कहती है ना कि ये मुसलमान नहीं है, ये मस्जिद नहीं बना सकते, नमाज नहीं मस्जिद पढ़ नहीं बना सकते। सकते, वो कलमा नहीं पढ़ सकते, वो अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते, बहुत सारे इश्यूज हैं कादियानियों के साथ भी जो इन्होंने डिसअलाउ किए होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी जो करीमा करीमा का जो कनाडा में वो कहते हैं मर्डर हुआ है, लेकिन कनेडियंस ने कहा है कि कनेडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, मर्डर नहीं हुआ है, ये कोई नेचुरल डेथ है। लेकिन वो भी थोड़ा सस्पिशियस टाइप का है ना। सस्पिशियस तो बहुत है तो जी, ये सस्पिशियस नहीं है ना, बहुत सस्पिशियस है, क्योंकि साजिद हुसैन भी इसी तरह मरा है जिस तरह ये मरी है। करीमा बलोच को जिस जिस तरह उसकी डेथ हुई है, दो बंदों की एक तरह कैसे हो सकती है डेथ, दो डिफरेंट कंट्रीज में, दोनों की 2-2 दिन के लिए गायब होते हैं, 2 दिन बाद लाश दरिया से निकलती है। मतलब लाश हरामी मिल की जाती बात है ना, ऐसे मानने वाली बात नहीं है ना। तो वो तो जारी हाँ। बात है, कैनेडियन गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ये वाकई नेचुरल डेथ है तो फिर साबित करके दिखाओगे ये नेचुरल डेथ है। अभी तक तो जारी बात है उन्होंने कोई, अभी वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पता चलेगा आने वाले दिनों में कि क्या है क्या नहीं है। तो फाउल प्ले जी। होगा तो पता चल जाएगा। और हाँ वो कोई कैमरा फुटेज कुछ तो होगा कहीं ना कुछ तो हाँ, निकलना चाहिए। नेचुरल है। या हाँ, फिर कह लें यार, उसको कोविड-19 हो गया था, वो भी नहीं हुआ है। अच्छा, वो यंग थी मेरे ख्याल में ना, 30s में थी। हाँ।
और वो कह रहे हैं कि वो 3 दिन पहले गायब हो गई थी और उसके बाद 3 दिन बाद मिल गई है। हाँ, और वो कोई उसकी भी बात कर रहे थे कि उसमें कोई इंडियन जो है ना कोई एनजीओ थी, वो वो तो है ना, वो तो वो यार वो जो एक यूरोपियन यूनियन की ना एक एड है, एक एनजीओ है जो कि डिसइंफो डिसइंफो लैब हम्म, जो है ना, उसने ये कनेक्शन जो है ना करीमा बलोच के बारे में किया था कि एक एक एनजीओ है जो कि जिसको पैसे रॉ से आते थे, ठीक है। हम्म, तो ये जो यूरोपियन एनजीओ है उसने जो कि ऐसी एनजीओ नहीं है जिस तरह यूएन की मेंबर एनजीओ होती है ना, ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरह वो भी है। उन्होंने ये कहा है कि करीमा बलोच जिस एनजीओ के लिए काम कर रही थी बेसिकली वो रॉ का फ्रंट था, ठीक है। तो ये हो तो सकता अब है। जाहिर बात है कि इस बात बात पे भी बड़े लोगों के कान खड़े हो रहे हैं कि जी ये क्या हम्म, हो रहा था सारा कुछ। तो अब जाहिर बात है कि अब उसको किसने मारा है। कई लोग तो अब ये कह रहे हैं कि जी उसे रा नहीं मार दिया क्योंकि जी वो रिवील हो गई थी इसलिए। तो अब मतलब हाँ, मुझे नहीं समझ आती कि इसमें से क्या निकलेगा, बट आई थिंक देयर इज समथिंग देयर। हमें नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं है, बट होपफुली सामने आएगा। मगर ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी दो एक्टिविस्ट एक ही तरीके से दो डिफरेंट कंट्रीज में मार रहे हैं। मैं मर जाए एग्जैक्टली। और यार ये इसके बंदूकों के मामले में मैं समझता हूँ कि आईएसआई फॉलो भी कर सकती है उन लोगों को, जो लोग एग्जैक्टली। जो लोग बलोच बलोच डिसेंडेंट्स को जो है ना फॉलो भी कर सकती है, हो भी सकता है। यार गालिब भाई देखो ना, ठीक है मतलब लोगों की हो सकता है वो वाकई में एंटी स्टेट भी हों, एंटी स्टेट है इनफैक्ट वो, ठीक है। अगर इस लेकिन तरह इसका मार मतलब ये नहीं है कि यार आप उसको मार देना। ये, आप मतलब पाकिस्तान में भी डिसिडेंट्स जो एंटी स्टेट है किसी भी हाँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप एंटी स्टेट अगर एक बंदा है तो आप उसका सजा ये हाँ, हो कि यार ऐसा आप नहीं हो उसको सकता मार ना दें। कि कल कल स्नोडेन को अमेरिका मार दे जाके, तो हम हाँ ये एग्जैक्टली। कहेंगे कि स्नोडेन स्नोडेन ठीक मरा है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक हाँ है। वो हाँ, बड़े सारे ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक, कनाडा में खुद एक जो क्यूबिक है जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग मेजोरिटी है, उनकी फ्रीडम मूवमेंट चल रही है। यूएस में उधर कैलिफोर्निया में उनकी फ्रीडम मूवमेंट चल रही है, ठीक है ना। तो सिविलाइज जो सोसाइटीज होते हैं ना, उसमें जो डिसिडेंट्स होते हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपने मूवमेंट चलाते हैं। वो हाँ, किसी दूसरे मुल्क में जाके नहीं छुपते हैं। या फिर उसका मतलब ये नहीं होता कि यार आप उनकी जान के पीछे पड़ जाएं। अभी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान में ये तो फैक्ट है ना, मतलब ये दुनिया का फैक्ट है कि जो ना कंट्रीज में ये डिसिडेंट्स और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स ये एक नेचुरल बात है। हाँ, अभी इंडिया में भी या फिर पाकिस्तान में भी तो ये फ्रीडम मूवमेंट्स और ये खालिस्तान मूवमेंट हो गया, नागालैंड हो गया, बलूचिस्तान का हो गया, अच्छा कश्मीर का हो गया, जीबी का। तो इसमें अगर आप कोई फ्रीडम फाइटर्स है या फिर जो जो ऐसे लोग हैं जो ये मूवमेंट चलाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको मारना शुरू कर दो। हाँ, बिल्कुल तो एग्जैक्टली। इसको जो हमारे जो ह्यूमनिस्ट लोग हैं, हमारे जो एथीस्ट है या फिर जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाले हमारे गैदरिंग के लोग हैं, हमें तो इस चीज़ की ना वो इसको वो करना चाहिए। हाँ मतलब हम लोग सब बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे बात, बट होपफुली लेट्स सी के कनाडा, बेसिकली मसला ये है कि थोड़ा कनाडा की तरफ से कोई बात तो सामने आए ना। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही क्योंकि कह रहे मुझे हैं। वैसे जहां तक लगता है ना, मुझे कैनेडियन एजेंसी की तरफ से ना मुझे लगता है कि वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर किसी ने कुछ किया भी है ना, उनसे पकड़ा नहीं जाना, क्योंकि पकड़ा अगर उन्हें पकड़ा होता ना पहले 2 दिन में बार बात आ जाती। हाँ एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता तो कुछ भी निकलना, ये ऐसा ही होगा। उन्होंने वही डिक्लेयर करना है 10 दिन बाद भी कि हाँ भाई ये गिर गई थी दरिया में, लाश बाद में मिली है, बस ये बात है, और कोई बात नहीं। हम्म। तो गालिब भाई ये जो बलूचिस्तान में ये जो चल रहा है ना, तो इसका आपको क्या, आप इस पर रोशनी डालना कि इसका क्या हो सकता है, एंड में क्या होगा इसका, मतलब ये लोग सिविलाइज यार होंगे वैसे आके मैंने टेबल आपको पे एक बड़ी बैठ जाएंगे बात क्या? बताऊं ना, मॉडर्न स्टेट को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल काम है। एग्जैक्टली। अब जो है ना, ये याद रखें, ये इस तरह नहीं होता। दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जो कि जिन्हों में बड़ी बड़ी चलती रही हैं मूवमेंट्स, और आज वो लोग अमन से बैठे हैं अपने अपने मुल्कों में। खालिस्तान मूवमेंट को देख लें, कितना ज्यादा खून खराबा था। बलूचिस्तान तो कुछ भी नहीं है ना, वो भी आज बैठे हैं ना साथ उधर, अमन से बैठे एग्जैक्टली। हैं, तरक्की भी कर रहे हैं, अच्छा खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इन द एंड मुझे लगता है कि
इसका निकलेगा कुछ नहीं। यहाँ तो पूरा पाकिस्तान टूटेगा, ऐसे नहीं होगा कि बलोचिस्तान अलहदा हो जाए, ऐसे नहीं होगा। नहीं, वो नहीं हो सकता। पाकिस्तान टूटना मुझे कोई इतना आसान काम नहीं लगता वैसे। लेकिन गालिब भाई मसला ये है ना कि आपने अभी खालिस्तान वगैरह की बात की ना, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा मीडिया सेंसरशिप होगी, वहाँ पे मीडिया सेंसरशिप उस दौरान। लेकिन बलूचिस्तान में जो अभी है ना, ये एक तरह से मतलब पुलिस स्टेट बन गया है अंदर। आपको पता है, ये जो हमारे मीडिया वाले, मीडिया तो पाकिस्तान में अभी आज के दौर में कोई आज़ाद नहीं है, लेकिन वहाँ से आपको कोई रिपोर्टिंग करता नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे फॉरेनर नहीं जा सकते हैं, मैं और आप वहाँ इवन नहीं जा सकते हैं बगैर किसी उसके ना ऐसे ही एनओसी लिए। होता है ना, इंडिया में भी कश्मीर में कौन सा जर्नलिस्ट जा सकता है? कोई नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं होता वहां पे। अभी तक बंद हुआ वो पड़ा है। कश्मीर में भी आप देखें कितना ऐसा यही हिसाब, अभी अभी भी कोई खास मतलब खास किस्म का कोई ऐसे नहीं होता। जिस तरह हमारे जर्नलिस्ट नहीं जा सकते बलोचिस्तान, उधर भी कोई खास एक्सेस नहीं है, ऐसे ही होता है। तो ये तो हमेशा जब भी ऐसे, जब खालिस्तान मूवमेंट चल रही थी तब भी इसी तरह था। तो ये जी होता है इसी तरह। बट इन द एंड बलोचिस्तान का फ्यूचर क्या है, वो एक सैड फ्यूचर है फिलहाल। आई डोंट नो कि वो रिकनसाइल करेंगे या वो कितने साल और इस तरह की जो है ना वो मूवमेंट चला के रखेंगे पाकिस्तान के साथ। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये कहें, हमें पता है कि पाकिस्तान कश्मीर में इन्वॉल्व होता है, तो इंडिया इस वक्त बलूचिस्तान में भी इन्वॉल्व है, हमें पता है इस हाँ, वक्त। वो तो फैक्ट है, वो फैक्ट हम है। अगर ये कहें कि इंडिया जो है वो कुछ नहीं करता और पाकिस्तान ही सब कुछ करता है, तो वो भी बात गलत है। हाँ, इंडिया उतना नहीं करता जितना पाकिस्तान करता है, वो एक अलग बात है। बट इन द एंड जारी बात है कि बलोच अगर पाकिस्तान में रहते हैं, तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कश्मीरी को हिंदू इंडिया के साथ लॉयल होना चाहिए, तो फिर बलोचिस्तान को भी, ये बलोचियों को भी होना चाहिए पाकिस्तान के साथ लॉयल। हाँ, हाँ, अब एग्जैक्टली, तो वो सारी एक बात है कि कल्चरल। करीमा बलोच की डेथ हुई है, मुझे इस पे अफसोस है। बलोची मरते हैं, उन पे भी मुझे हमेशा अफसोस ही होता है। हाँ पाकिस्तान ना। पंजाबी भी करते हैं जो बलूचिस्तान में काम करते हैं। मैं खुद ऑयल फील्ड में था, कितने कितने मेरे सामने 3-4 लोग मैं जानता हूँ जो मरे हैं बलूचिस्तान में काम करते। वो बड़े सारे दोस्त थे सियालकोट के, लाहौर के, जो बचपन उनकी क्वेटा में गुजरी थी बलूचिस्तान में, लेकिन वो घर बार अपना सारा कुछ बिजनेस उनका दिवालिया हो गया, वो सारा कुछ छोड़ के ना वो पंजाब आ गए थे। यार हमें वहाँ पे मार मारे बीएलए थे। वाले भी उसी तरह लेटर देते हैं, लोगों को रुका आ जाता है कि हाँ भाई बलूचिस्तान छोड़ दो। ठीक है, जिस तरह एमक्यूएम दे रही थी लोगों को लेटर। एग्जैक्टली। तो बस ठीक है, इस चीज़ की भी मजम्मत करनी चाहिए ना, कि मतलब ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता जैसे कि अब अगर अगर एक आदमी लाहौर में जाके बलूचिस्तान से कोई बंदा जाके कारोबार कर सकता है, पेशावर से कर पढ़ते सकता हैं। है, तो फिर एग्जैक्टली। क्वेटा में भी सबको इजाजत होनी चाहिए ना। आप हाँ, क्यों समझते एग्जैक्टली। हैं कि क्वेटा सिर्फ आपका है? वो जाहिर बात है, कहीं बलोच ये कहेंगे, कई दफा लोग कहते हैं जी बलोचिस्तान आजाद होगा, बीएलए जिंदाबाद, दिस दैट ये वो। बट यार सोचें कि इन द एंड नुकसान हो रहा है आपका। और एग्जैक्टली। स्टेट की पॉलिसीज से कोई भी खुश नहीं है, हम भी खुश नहीं है। मैं भी इसीलिए पाकिस्तान छोड़ के भागा हूँ। ठीक है, और भी मेरे साथ कई और लोग हैं, हम जा भी नहीं सकते पाकिस्तान वापस। मगर इन द एग्जैक्टली। एंड जानों का जब नुकसान होता है तो फिर क्या होता है। ठीक है, हाँ। तो चलो ठीक है गालिब भाई, आपसे आज बात करके ना बड़ी खुशी वो हुई यही है। है ना, मैं वो बस सिंपल सी एंड पे यही बात है कि यार क्या ये आपको ये लगता है, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको लगता है कि बलूचिस्तान आजाद होगा अगले 10 साल में या 20 साल में? लगता है आपको कि पाकिस्तान टूटेगा? नहीं नहीं, देखे देखे देखे, मैं भी बड़े सारी चीज़ों से ना एग्री नहीं करता, लेकिन एक चीज़ मतलब रेशनल होकर आप सोचे ना। आपने जो अभी कुछ टाइम पहले बात की कि मॉडर्न स्टेट्स को तोड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। हाँ, तो पाकिस्तान टूटना इज इक्वल टू लाइक इम्पॉसिबल, मैं ये कहूँगा। सारी बात है। फर्ज क्योंकि करें आज बलूचिस्तान अलहदा भी हो जाता है, उसे यूएन में वोट भी लेना जाके। लेना है एग्जैक्टली। और अभी रिसेंटली यूएन का जो नंबरदार है अमेरिका, उसने तो रिसेंटली उसको जो बीएलए और क्या है वो जो ग्रुप्स है उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी तो करार दिया ना। एग्जैक्टली। चाइना और रशिया कभी भी वोट नहीं देंगे। रशिया तो नहीं, रशिया का मुझे नहीं पता क्या करेगा, मगर एटलीस्ट चाइना कभी भी वोट नहीं देगा, वीटो कर देगा वो बलूचिस्तान की, अगर हाँ। फर्ज करें एज ए सेपरेट स्टेट मानने की बात है। आपको पता है आज तक कुर्दिस्तान जो है वो नहीं ले सका यूएन से वोट। हाँ, उनका भी बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है ना वो। आजाद। कुर्दिस्तान का जो इराक वॉर के बाद उन्होंने वोट किया था ना अपना, अभी वो उनका ऑटोनोमस रीजन है, ऑटोनॉमी उनको मिला है, उनका अपना फ्लैग, प्रेसिडेंट और सारा सेपरेट कुछ अलग स्टेट है, नहीं है, लेकिन वो इराक से अलग नहीं है। डिफेंस आज भी इराक के पास ही है, वो नहीं जी मिल जी, रहा। हाँ, उनका फॉरेन रिलेशन भी इराक के पास है मेरे ख्याल में। मतलब हाँ, वो देर अ पार्ट ऑफ इराक, लेकिन वो ज़्यादा ऑटोनोमस है।
और बलूचिस्तान का भी मुझे लगता है ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब ऐसा लेकिन कुछ अगर बलूचिस्तान को ये होगा ना तो फिर वो सारे सारे प्रोविंस को ये मिलेगा ऑटोनॉमी। हाँ बिल्कुल, तो वो बात वही है ना, असल में मैं ये बात नहीं कर रहा। देखें, अगर बलोची चाहते हैं कि उनका मुल्क अलहदा हो, तो अगर मुझसे पूछें तो भाई एक रेफरेंडम होना चाहिए बलोचियों से, और पूछना चाहिए हाँ भाई तुमने आजाद होना कि नहीं। तो हाँ, अगर ये ज़्यादा और डेमोक्रेटिक अगर वे है। इस रेफरेंडम की इजाजत उनको है ना, तो अक्रॉस द बॉर्डर बैठा हुआ इंडियन हमें ये नहीं कह सकता कि बलोचिस्तान में तो होना चाहिए आजाद, फिर कश्मीर भी क्यों नहीं होना चाहिए, फिर वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, एग्जैक्टली। इस तरह नहीं बात होती, बात आपको दोनों तरफ की करनी पड़ती है। मैं समझता हूं, अगर मुझसे पूछें तो मैं तो कहता हूं पंजाब से भी करा लें आप कि हाँ भाई आपने पाकिस्तान के साथ रहना कि नहीं। हर एक से पूछ लें भाई आपने अपना अलग मुल्क तो नहीं बनाना, और सारे अमन सलामती से रहें। ठीक है, मगर बात यह है कि आइडियल सिचुएशन के बजाय रियलिटी में बड़ा फर्क होता है, दोनों बातों में बहुत फर्क होता है, और हमें नहीं पता कि बात किधर जाएगी। ठीक है, हाँ, अभी तो एग्जैक्टली। लोग मार रहे हैं, दुख तो इस बात का कि लोग मार रहे हैं, और करीमा बलोच की को अगर मारा है पाकिस्तानी के फरिश्तों ने, तो मतलब ये है कि फरिश्तों को फिर लगाम डालनी चाहिए। ये कोई सही बात नहीं है, इस तरह नहीं होना ये चाहिए कि आप तरीके में जाके लोगों को मार रहे हैं। जुबान ही चला रही थी ना, हथियार तो नहीं उठाया था ना। ठीक है, जिन्होंने हथियार उठाया उनसे तो कर रहे हो, तो उस वो क्या कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। देखिए वो करीमा बलोच तो खैर वो एक्टिविस्ट थी, कनाडा में रह रही थी। वो जो एक केपीके से फाटा से मेरे ख्याल में जो मेंबर असेंबली है, हाँ उसको जो गिरफ्तार किया है नेब ने किसी उसमें ना, उसमें पिछले दिन उसका तस्वीर वायरल हुआ था कि उसको ना हथकड़ियां डाल के पुलिस लेके जा रही है, मतलब किसी उसकी तरह ना, जैसे उसने कोई मर्डर किया हो। किसे फिर किसे। वो कहते थे, वो जो फाटा से एक मेंबर नेशनल असेंबली है, मंजूर पश्तीन के साथ भी होता है, हाँ मुंशी हाँ वाला एक है बंदा। हाँ, यार वो दावड़ क्या नाम है उसका, ऐसा भाई। दावड़ नहीं, दूसरा यार दूसरा एक है दावड़ के हाँ, बाद। मैंने इनसे नाम निकल। अभी आप देख लेना कि वो एक टेररिस्ट था जिसने हमारे बच्चों को मारा था केपीएस में। उसको बड़े लाके हीरो की तरह जियो न्यूज़ पे उसका हाँ इंटरव्यू भी कराया आपने, उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया और बाद में उसको भगा दिया, ठीक है, जेल तोड़ के आपने हाँ, खुद भगा दिया। और एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव है जो लोगों का वोट अली लेके आया है, वो असेंबली में। हाँ, अली और हाँ। और आप पीटीएम ने कोई हथियार नहीं उठाए, कुछ नहीं किया। बात कर रहे हैं ना, पीटीएम को ये चाहते हैं कि पीटीएम कोई रेजिस्टेंस आर्म्ड शुरू करे और फिर हम इनको लटकाएं। ये इस टाइम ये चाह रहे हैं, पता है आपको इस बात हाँ, एग्जैक्टली, ये वो वायलेंट करना का? चाहते हैं ना। वही 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 डाखाना ये इधर भी खोलना चाहते हैं, जो बलूचिस्तान में बड़ी देर से खुला है और इनसे कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली, ये इसका डैमेज के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मतलब इनको ये नहीं करनी चाहिए यार, मतलब नहीं देखे ना सिर्फ आप क्या। ये नहीं है कि जो लोग लड़ रहे हैं वही गलत है, स्टेट भी गलत है ना। स्टेट को भी इनकी बात सुन, इनको डायलॉग टेबल पे क्यों नहीं तुम बिठा सकते? बलोचों से क्यों नहीं आज तक मुज़ाकरात हो सके? तालिबान से तुमने कर ली हैं, क्यों नहीं हो सकते? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो कौन से इधर कहते हैं, इमरान खान कहते हैं तालिबान हमारे ही लोग हैं, तो भाई ये बलोच तुमने इंडिया से लाए हैं, ये भी तो आपके ही है ना, इनसे भी करो ना डायलॉग। अब कौन तुम्हारे से पास भी बात करें। गवर्नमेंट करते, करो ना इनसे भी डायलॉग। ठीक है, एग्जैक्ट ये बात है। बस ये जब तक रियल सेंस में डेमोक्रेसी नहीं आएगी ना पाकिस्तान में, ये तो मैं इनको नहीं समझता ना, ये भी कोई मतलब वो पपेट टाइप के लोग हैं, तो इन बेचारों के पास क्या पावर है। इमरान खान तो अभी वो बयान देता रहेगा, हम्म, लेकिन रियल जो पावर तो आर्मी के पास ही है ना। बिल्कुल अमेरिका सर। आके टेबल पे बैठती है, आर्मी के साथ बैठती है। चाइना के जो डिप्लोमेट्स आके बैठते हैं वो आर्मी के पास साथ बैठते हैं। तो ये इन चीज़ों का हल मुझे लगता है कि जब तक आर्मी अपनी इंटरफेरेंस नहीं छोड़ेगी ना, मतलब फॉरेन रिलेशन गवर्नमेंट को नहीं देगी, और इन बलूचिस्तान का अफेयर, अच्छा गिलगित बल्तिस्तान का अफेयर, जब तक इन कॉलोनीज़ को खाली नहीं करवाएगा, और जब तक इनका पावर जो है ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नहीं देगा, तब तक मुझे नहीं लगता ये यहाँ पे कुछ ब्रेक थ्रू होगा। क्योंकि हमारी आर्मी की एक माइंडसेट होती है ना कि वो लोगों को वायलेंस के थ्रू सीधा करना चाहता है। हाँ लेकिन जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, उसका उसका इशू, उसका वो होता है तरीका, उसका तरीका होता है डिप्लोमेसी, ठीक है। हाँ अभी आप जरदारी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है ना, आप भी उसको कोई पसंद नहीं करता जरदारी को, ठीक है। लेकिन मैं उसको जितना भी करप्ट है वो बंदा, जितना भी इनकॉम्पिटेंट है, मैं उसको एक बात पे अप्रिशिएट करता हूँ कि देखें, आर्मी कई सालों से है बलूचिस्तान में, लेकिन जरदारी ने आके एक काम किया था जिसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नेशनल जो ये रिसोर्स का बराबर तकसीम, नेशनल क्या होगा। अवार्ड को उसने हाँ, रिवाइज किया है। रिवाइव उसने कर दिया और ऑटोनॉमी बहुत दी है। सारा breakthrough हुआ था बलोचों के साथ और दूसरे एथनिक ग्रुप्स के साथ, बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था जरदारी की गवर्नमेंट में।
तो भाई ये होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पावर। 18th अमेंडमेंट जो है ना, 18th अमेंडमेंट, वो जी जो है वो बहुत ही वाइज एक जो है ना वो है, एग्जैक्टली। एक एक वाइज अमेंडमेंट थी। और उसके पीछे हम्म, एजाज हसन और पीटीआई में बड़े जबरदस्त घाग किस्म के जो सियासतदान हैं, और साथ साथ वो ऐसे सियासतदान हैं कि उनको आप स्टेट्समैन भी कह सकते हैं, एजाज जी हसन जैसे। और फिर इवन के टू सम एक्सटेंट यूसुफ रजा गिलानी को भी आप कह सकते हैं, फिर और हैं काफी सारे। उन्होंने एग्जैक्टली। बड़ा जबरदस्त काम किया। और 18th अमेंडमेंट, मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान में ट्रूली डेमोक्रेसी हो तो बलूचिस्तान का इशू वैसे ही खत्म हो जाएगा, उनको ये कोई एक खत्म हो जाएगा, और कश्मीर, मैं तो कहूँगा कश्मीर का भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार ये देखें, सिविल गवर्नमेंट करना चाहती है, लेकिन वो ब्लैकमेल होती है आखिर में आके आर्मी से ही, इंटेलिजेंस एजेंसी से ही होती है। तो ये इशू है। तो जब ये चीज़ें मेरे ख्याल में वही नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो इनका निकलेगा कोई हल। होपफुली लेट्स होप कि पाकिस्तान में एक दिन सही सच्ची डेमोक्रेसी होगी। ठीक हाँ है। एग्जैक्टली, हम भी जा सकें वापस। चलिए हाँ, ठीक है गालिब भाई, हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू। ओके ओके ओके, बाय। अच्छा जी।